हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो पहले कूलम्ब्स लॉ। इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R, यदि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक फिक्स डिस्टेंस R पे रखे गए हों, ठीक है, तो क्या होता है? देन इट इज फाउंड दैट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम इज, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा या तो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब एट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा और रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, समझो। यदि ये चार्ज Q1 और Q2 दोनों चार्ज अगर सेम हो जाए मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाए या फिर निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? एट रिपल्सन फोर्स। उन दोनों के बीच फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सन फोर्स, अगर सेम चार्ज हो जाएंगे तो। और अगर Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेस हो जाए, मतलब अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 निगेटिव हो जाए, या फिर Q2 पॉजिटिव है तो Q1 निगेटिव हो जाए, तो ये चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं। तो इन दोनों चार्जों के बीच फोर्स कौन सा लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्शन लगेगा इन दोनों चार्जों के बीच। अब हम बात करेंगे फोर्स कितना लगेगा। एट्रैक्शन रिपल्सन तो समझ में आ गया, लेकिन फोर्स कितना लगेगा चलो आओ देखते हैं। इनके बीच जो फोर्स लगेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, मतलब इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, ठीक है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? R था, तो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर समझो, जो फोर्स है इन दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब हम देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बना लिए। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जब हम कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से Q1 Q2 आ जाएगा और अपान में R स्क्वायर हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो फिजिक्स में एक रूल होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट हमने क्या लिया? K, F बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पाई तो समझ में आता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जब हम इस K की वैल्यू को इस यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ? ये दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया, ठीक है। अब देखो जो ये एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये -12 है, ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का जो होता है ना डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला होता है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला होता है। अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, ठीक है, कि मतलब वो तो नॉर्मल फॉर्म था, उसमें कोई वेक्टर का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। अब समझो, जैसे ये समझो ये चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो गया, ठीक है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो R है, वेक्टर R है, ठीक है। वेक्टर R होता क्या है कि जैसे समझो R, वेक्टर R होता है जैसे इन्हें 3 एक्सिस में लिखते हैं, जैसे x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर R हो गया। अब अगर हम इनके बीच जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जों के बीच उसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब वेक्टर R12। 12 क्या है अभी उसके बारे में हम देखेंगे। वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। R कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है।
ठीक है। देखो यहाँ पे R12 क्या है, वेयर आर कैप 12 इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट चार्जेस टू सेकेंड चार्जेस। समझा ही नहीं, ये यूनिट वेक्टर तो है ही। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने बताया कि वेक्टर आर अपन माड ऑफ आर, कि मतलब किसी भी वेक्टर में उसके माड से डिवाइड कर दें तो वो होता है यूनिट वेक्टर हो जाता है।